जैसा कि आप सभी को पता है, युवा संसद के उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना, सार्वजनिक विषयों पर रुचि बनाना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सामूहिक विचार विमर्श में प्रशिक्षण देना, दूसरों के विचारों को सम्मान देना एवं नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी संसद की कार्यवाही में मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे एवं संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अनुरोध करता हूँ मनीष चंद्र जी से, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, अपना शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं शपथ लूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगा। मैं मनीष चंद्र, जो युवा सांसद अल्मोड़ा क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस भी पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ महक बंगाली जी से, जो उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, अपना शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, हम शपथ लेंगे। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? हिंदी भाषा में। मैं महक बंगाली, जो युवा संसद क्षेत्र लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस भी पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। चुने गए हैं, अपना शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लेना चाहती हूँ। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं गायत्री पटवार, जो युवा संसद नैनीताल क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस भी पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ हर्षित रावत जी, उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, अपना शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लेना चाहता हूँ। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहता हूँ। मैं हर्ष रावत, जो युवा सांसद देहरादून क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस भी पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। आप सभी ने अपने शपथ लिए। आशा करती हूँ संसद की कार्यवाही में आप सभी अपना पूर्ण सहयोग देंगे एवं संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, आज की प्रश्न सूची वितरित की जाए। महोदय, आज की प्रश्न सूची वितरित की जा रही है। संख्या 103, मनीष चंद्र, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महोदय जी, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा प्रश्न लिखने का समय दिया। तो महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि आज देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में पहले से ही शिक्षा का स्तर बहुत कम है और जो नामात्र के युवा शिक्षित हैं उनके पास भी कौशल युक्त शिक्षा नहीं है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने शिक्षा के स्तर के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह अनुपूरक प्रश्न भी है कि देश में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के महोदय से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि उनने नैतिकता के स्तर पर क्या क्या कार्य किए हैं। साथ ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि वो मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। इस प्रश्न का जवाब प्रस्तुत करें।
मैं महक बंगाली सांसद सदस्य एवं शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय अध्यक्ष जी के आदेश पर माननीय संसद के प्रश्न का जवाब देने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 74.04% हो चुका है तथा विद्यालयी शिक्षा बढ़कर 76.31% हो चुकी है। उच्च शिक्षा में भी नामांकन बढ़कर 69.30% हो चुका है। महोदय, हमारी सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाई है, जिसके दौरान सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाना अनिवार्य है तथा बच्चों के लिए कॉपी किताबें फ्री की गई है तथा मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सरकार गौला कन्या धन योजना भी लाई है तथा साथ ही मेधावी बालकों हेतु उनकी छात्रवृत्तियां ला रही है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि देश में हमारी सरकार ने IIT, IDM सहित राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगार कार्यक्रम चला रही है। प्रश्न के अंतिम भाग में आपने नैतिकता का विषय भी उठाया है, परंतु मैं यह स्पष्ट करा देती हूँ कि वैश्विक विकास के साथ नैतिकता कुछ सीमा तक कम हुई है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि हमें कुछ परिवर्तनों को स्वीकार भी करना होगा। फिर भी हमारी सरकार नैतिक शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय स्तर से ही आनंदम जैसे पाठचर्या को शुरू कर रही है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में देश के युवा उच्च शिक्षा से परिपूर्ण तथा कार्यभार में नैतिक जीवन की ओर उन्मुख होकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 रेणु सती अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। मैं रेणु सती सांसदीय सदस्य के रूप में प्रस्तुत हूँ तथा माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष भी पूर्ण शुद्धता के साथ रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आजकल देश में आम आदमी बहुत परेशान में जी रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी के कारण आम गरीब किसान मजदूर आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 40.60 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और प्रतिदिन $2 से कम खर्च कर जीवन यापन कर रहे हैं और गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष 2021 में 3,610 किसान, 2,812 मजदूर, 6,820 बेरोजगार, 18 महिलाओं ने आत्महत्या कर दी है। महोदय, सरकार द्वारा यह उत्तर दिया जा सकता है कि हमारे द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इस वर्तमान में चल रही योजनाओं की क्या स्थिति है तथा इन संबंधित मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब प्रस्तुत करें। सांसद सदस्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय सांसद सदस्य का प्रश्न देने के लिए प्रस्तुत हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि RBI एवं एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार देश का GDP वर्तमान में लगभग 8% की दर से वृद्धि कर रही है, जिससे आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय औसत 2.0 लाख के लगभग हो चुकी है। हालांकि यह भी सत्य है, अभी भी देश में निर्धनता का प्रतिशत हमारे लक्ष्य से कुछ अधिक है। फिर भी हमारी सरकार आम व्यक्तियों के कल्याण हेतु कई योजनाएं चला रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रथम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। हमारी सरकार ने सर्वप्रथम सभी आम नागरिकों का शून्य बैलेंस खाता खुलवाया और बैंकों को इस कार्य हेतु निर्देशित किया ताकि किसी भी सरकारी योजना का अनुदान सीधे DBT के माध्यम से मिल सके और बिचौलिया एवं कमीशन प्रणाली का समाप्त किया, जो कि समावेशी आर्थिक विविधीकरण
का आधार स्तंभ बना हुआ है। विकलांग पेंशन योजना, इस योजना में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को केंद्र व राज्य सरकार मिलाकर 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। ताकि वो अपने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, इस सरकारी योजना बीमा योजना में 2 योजनाएं संचालित है। एक 440 रुपये प्रतिवर्ष, जिसे धारक को सामान्य जीवन बीमा 2 लाख रुपए का प्रदान किया जाता है। दूसरा 20 रुपये प्रतिवर्ष अंशदान से 2 लाख का आकस्मिक मृत्यु बीमा प्रदान की जाती है। द्वारा मुद्रा योजना के द्वारा स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा भी इसी तरह की योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा विंचर्सी गढ़वाली योजना के अंतर्गत 25% सब्सिडी देने के साथ न्यूनतम दर पर ऋण दिया जाता है। आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि उपरोक्त योजनाओं के आलोक में माननीय सांसद के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और हमारी सरकार इसमें भी यथाउचित संशोधन भी करेगी। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम गरीबी युक्त भारत का भविष्य बनाने में सफल होंगे तथा हमें आपकी सहयोग की प्रश्न संख्या 108 लेखांश मिस अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महोदया, आपने मुझे मेरा प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं लेखांकनिष्ठ आपके सामने संसद सदस्य के रूप में प्रस्तुत हूँ। महोदय, मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इन्होंने पहाड़ों में तो बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए, परंतु यहाँ अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था कब तक होगी? महोदय, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने के कारण यहाँ कई मरीज एवं कई डिलीवरी के समय माताएं व उनके बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? मंत्री जी, इस प्रश्न का जवाब प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्षा जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना उत्तर देने का समय दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल शुरू किए गए हैं, जिनमें मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की जा रही हैं और जिला स्तर पर भी एक प्रमुख अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनके विषय में मैं आप सभी के समक्ष सूक्ष्म जानकारी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के लिए सरकार 5000 रुपए की नगद धनराशि देती है। नंबर 2, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त में प्रसव और सी सेक्शन की सुविधा दी जाती है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को घर तक मुफ्त में लाने और ले जाने की सुविधा दी जाती है, जो कि मातृ सुरक्षा के लिए एक सराहनीय कदम है। इस योजना का उद्देश्य देश की 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। नंबर 1, भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। नंबर 2, साल 2017 से 2022 के बीच इस क्षेत्र में 2.7 मिलियन नौकरियां पैदा हुई हैं, जिसमें बेरोजगारी कम करने में भी मदद मिली। नंबर 3, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का अनुमान है कि 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को उनकी डिलीवरी के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिनके मुख्य भूमिका जिन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही है उनके नाम निम्नलिखित। कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती उत्तराखंड के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नंबर 2 है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस। पूरे देश में लागू है। 124 महक बिष्ट अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। मैं महक देने के नाते अपना प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को अपना प्रश्न प्रस्तुत
करने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार देश में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। अगर आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार देश में बेरोजगारी कम करने और कौशल विकास के लिए क्या कदम उठा रही है, बढ़ क्यों रही है। सरकार से मेरा यही पूछना है कि बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदया जी, इसी प्रकार 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार 100 लोगों में से 35 लोग बेरोजगार हैं। अतः अध्यक्ष महोदया, सरकार से मेरा यही सवाल है कि सरकार बेरोजगारी कम करने हेतु कार्य कब करेगी, वो अपने वादों पर अमल कब रहेगी और बेरोजगारी की यह तस्वीर कब बदलेगी। मैं दीपा रावत संसद सदस्य के रूप में व सामाजिक आर्थिक विकास मंत्रालय के मंत्री होने के नाते माननीय संसद सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ तथा मुझे जवाब देने के लिए समय उपलब्ध कराने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदया का भी मैं आभार प्रस्तुत करती हूँ। महोदय, मेरे विपक्षी संसद ने बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न किया है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, जहाँ आपकी सरकार ने बेरोजगारी दर 9% थी, वही हमारी सरकार बेरोजगारी दर 6.4% पर ले आई है। महोदय, मैं इस बेरोजगारी से संबंधित मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बेरोजगारी को कम करने के लिए हमारी सरकार ने शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों में कौशल विकास के माध्यम से बच्चों में रोजगार का विकास कर रही है। साथ ही हमारी सरकार परक कोर्स जैसे HM होटल मैनेजमेंट, कृषि बागवानी, कंप्यूटर व हस्तशिला के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा वीरचंद गढ़वाली के तहत 25% सब्सिडी तथा न्यूनतम 5% लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में हमारी सरकार शेष बेरोजगारी में भी कार्य कर रही है। मैं संक्षेप में यह बताना चाहती हूँ कि वर्तमान की बेरोजगारी समस्या हेतु हमारी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि पूर्व की आपकी सरकारों द्वारा यदि पहले से ही इस समस्या पर ध्यान दिया जाता तो इस समय की यह स्थिति और भी बेहतर होती। फिर भी हमारी सरकार इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर का जवाब से आप सभी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त होता है और शून्यकाल आरंभ होता है। जिस किसी भी सदस्य का यहाँ पर कोई प्रश्न है वो अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। निकिता बिष्ट अपना प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं यहाँ माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ सांसद सदस्य के रूप में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं निकिता बिष्ट सांसद सदस्य के रूप में सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष भी पूर्ण सत्यता के साथ रखेंगे। मेरा प्रश्न अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से यह है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। आज हम सब जानते हैं, हाल ही में ही एक केस जो कि कोलकाता की रहने वाली डॉक्टर पे हुआ था, जिसका बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। उस पर अभी तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। अध्यक्ष महोदय जी, सजा देने पर कई वर्ष तक कार्रवाई करती है, तब कहीं जाकर उसके परिवार को न्याय मिलता है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय यह है कि क्या इस तरह से मिला हुआ न्याय है। ऐसे ही अन्य केस अंकिता भंडारी जो यमकेसर ब्लॉक की है, उस पर भी अत्याचार हुए, मिजोरम में हुए, हल्द्वानी में हुए, सितारगंज में हुए और अभी भी लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं, परंतु सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जी, मेरा सवाल ये है सरकार से कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों जैसे बलात्कार,
पिटाई, शराबखोरी, छेड़छाड़ आदि की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार और स्वाधिकार को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? के प्रति क्या समझे, हमारी सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इससे तो यह साबित होता है कि हमारी सरकार अभी तक सो रही है। नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जो कार्य कर रही है उससे सदन को अवगत कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। इस प्रश्न का जवाब प्रस्तुत करें। मैं सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मेरा उत्तर देने का मौका दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के जगह अपने विपक्षी सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार क्या करने जा रहे हैं और महिलाओं के विवादों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है और नाबालिगों के लिए पोक्सो कानून का और भी मजबूत किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए महिला थानों को 24 घंटे खोला गया है। अगर किसी महिला को कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह छेड़खानी या अन्य तरह की परेशानी करते हैं तो सरकार द्वारा एक नंबर 1090 पर वे किसी भी वक्त कॉल करे तो उनको 24 घंटे उनकी मदद की जाएगी। हाँ, पूर्व वर्ष ये घटनाएं बहुत घटित हुई है जिसका हमें खेद है, परंतु अब ये घटनाएं घटकर ना के बराबर हो चुकी है। कोई इंसान किसी भी महिला के साथ अत्याचार करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसका हम आश्वासन दे सकते हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अपना विधेयक प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्षा जी। माननीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार लंबे समय से यह देख रही है कि देश में हर वक्त कहीं न कहीं चुनाव चल रहे हैं, जिससे राष्ट्र का अत्यधिक धन व समय बर्बाद हो रहा है तथा सरकारी कर्मचारियों को भी अपना कार्य समय इस चुनाव में ही खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी सरकारों तक एक राष्ट्र एक चुनाव कराने हेतु विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थी है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों में अवलोकनार्थ वितरित की जाएं।